इन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अग्ग का विलोम क्या होगा। देखिए अग्ग का विलोम क्या होता है सातु, विज्ञ होता है। अगर आस्था का विलोम आपसे पूछा जाए तो अनास्था बताना है। अनुज का विलोम सातु अग्रज आपको बताना है और आज्ञा का विलोम आपको अवज्ञा बताना है। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है प्रियदर्शी कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है प्रियदर्शी, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बादल का इसमें से पर्यायवाची सातु क्या हो सकता है, तो बादल को पर्वत नहीं कहते, बादल को पानी नहीं कहते, बादल को पवन भी नहीं कहते, बादल को पयोधर कहा जाता है। पयोधर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गंगा का पर्यायवाची साथियों बता दीजिए, भागीरथी, तटिनी, नदी या यमुना। मैं कहूंगा भागीरथी हो जाएगा साथियों, गंगा का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें जो रेखांकित शब्द है अगर बात करें आप, ये क्या है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये विशेषण है, क्या ये सर्वनाम है? क्रिया, देखिए ये क्रिया नहीं है, ये संज्ञा भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, मैं कहूंगा सर्वनाम है, तो सर्वनाम आपके सवाल का जवाब होगा। पेपर आपका यहीं से बनेगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक इन सारे के सारे सवालों को आप लोग देखते रहिए। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है क्या है। देखिए व्यक्ति जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है सातु विशेष है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है यानी कि धार्मिक शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो आपका होता है सातु विशेषण। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? ये जो चिन्ह आप लोग को दिख रहा है सातु, ये कौन सा चिन्ह है? तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में एक वाक्य के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा, ये उद्धरण चिन्ह है। उसके बाद देखिए वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है सातु क्या है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम वह की बात करते हैं तो सातु अव्यय पद क्या है, वह जो है ना ये आपका अव्यय पद है, बात आप लोग सातु ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सातु हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। लिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें, देखिए वचन पुल्लिंग है, हानि, प्यास, बचत ये सातु स्त्रीलिंग शब्द है, तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सातु अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो मात्र में रा व्यंजन नहीं है, मूर्धा में है, क्रम में भी है और मातृभूमि में भी है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में रा व्यंजन नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऋण की मात्रा का उपयोग साथियों कहां पर हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर है ना, या यहां पर, या रिपु में, या अगर बात करते हैं साथियों वृष्टि में। तो मैं कह सकता हूं साथियों कहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है, वृष्टि में इस्तेमाल किया गया है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। शाह का उच्चारण स्थान है, तो शाह का उच्चारण स्थान जो है साथियों वो तालु है, तालु के अंतर्गत या भी आता है, शाह भी आता है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। भाववाच्य का उदाहरण बताइए, यानी कि किस वाक्य में भाववाच्य आपको लग रहा है साथियों। देखिए अगर किसी वाक्य में से आ जाए और उसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वो वाक्य आपका भाववाच्य होता है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, रवि आम चूसता इसमें भी ऐसा नहीं है, मोहिनी पत्र लिखती इसमें भी ऐसा नहीं है, शीला से खाना नहीं खाया जाता है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं ऑप्शन नंबर डी के माध्यम से, तो ये एक भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना है ना, या अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। मैं कहूंगा अपराधी का शंकाग्रस्त हो जाना ही चोर की दाढ़ी में तिनका इस मुहावरे का मतलब होता है। उसके बाद देखिए अंडे का शहजादा, इसका मतलब क्या होगा एक बार मुझे आप लोग बताइए। देखिए कमजोर व्यक्ति को कहते नहीं, चालाक व्यक्ति को कहते नहीं, अनुभवी व्यक्ति को कहते नहीं, जो अनुभवहीन हो यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवी नहीं है साथियों, बिल्कुल अंडे का शहजादा है कि अभी मानो अंडे से निकला हो तो उसको अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है। सही शब्द को पहचानिए, इसमें से आपको बताना है षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है, कौन से शब्द की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो कौन से शब्द की वर्तनी सही है, ऑप्शन नंबर डी वाले शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं? अलंकार के मुख्य भेदों की अगर हम बात करें तो सातों शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है और एक उभय अलंकार होता है। ये आपका भाव अलंकार नहीं होता है, उसके अलावा रस अलंकार नहीं होता है, कोई मिश्र अलंकार नहीं होता है। मैं कहूंगा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मुदित मनोहर मानस देखा, मां 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 की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। वीर रस का स्थायी भाव क्या? देखिए समय कम है ना, और हो सकता हो साथियों ये वीडियो भी आपकी डिलीट कर दूं मैं, तो इसलिए इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव होगा, मैं कहूंगा क्या होगा? उत्साह होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए साथियों इसमें आपको बताना है छंद कौन सा। देखिए छंद कैसे निकालते हैं साथियों, मात्राओं को काउंट करिए सबसे पहले। देखिए 1 2 3 4 4 हो गई, 1 2 3 3 हो गई, 1 2 3 3 हो गई, 1 2 2 हो गई, 1 2 3 4 4 होंगी। टोटल काउंट करिए साथियों, 4 3 7 7 और 10 हो जाएंगी। 10 आपका 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 मात्रा यहाँ पर हो गई। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 होंगे, तो 16 16 अगर मात्राएं होती हैं तो वहां पर साथियों चौपाई छंद होता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए हुए शब्दों के भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? आत्मजा, नंदनी, भार्या या साथियों कन्या। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इनमें से जो अलग शब्द है, देखिए इन सब का मतलब अलग है। आत्मजा, नंदनी, कन्या एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन भार्या अलग शब्द है। उसके बाद देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? अश्व को कहते हैं घोड़ा, अश्व को कहते हैं घोटक, घोड़े को
घोटक कह सकते हैं साथियों, है भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, लेकिन कटक नहीं कहते हैं, तो कटक आपका जवाब हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का मतलब होता है साथियों उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि पत्र का अर्थ कौन सा नहीं। देखिए पत्र को पत्ता भी कहते हैं, उसके अलावा पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं, लेकिन पंख नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में साथियों प्रत्यय नहीं है? देखिए गुणवान में प्रत्यय है, दूजा में प्रत्यय है, इखरा में प्रत्यय है, लेकिन दुबला में प्रत्यय नहीं है। उसके बाद देखिए सदैव शब्द में संधि आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, कौन सी साथियों सदैव शब्द में यहाँ पर संधि है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें दो मात्राएं आपको ऐसे दिख जाए तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। पुनर्जन्म का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पुनः धन जन्म हो जाएगा, और पुनः धन जन्म कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास, मुझे बताइए इनमें से कौन से शब्द में अव्ययी भाव समास है? मैं कहूंगा अगर किसी शब्द का पहला पद प्रति आ जाए, अगर किसी शब्द का पहला पद बड़ा आ जाए, किसी शब्द का पहला पद अनु आ जाए, तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। यहां पर पहला पद साथियों बड़ा आ गया है तो यहां पर साथियों आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो अमी को हम लोग साथियों तत्सम में अमृत कहते हैं। सही जवाब आपका भी होगा। सुवर्ण शब्द आपसे पूछा जा रहा है, कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है सुवर्ण एक तद्भव शब्द है। अगला देखिए मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द के बारे में पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी, यानी कि महात्म्य आपको बताने साथियों कैसे सही तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आधा ता आधा माँ, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि अंताक्षरी, ये पूजनीय, तदोपरांत या कवित्री। मैं कहूंगा जो शुद्ध शब्द यहां पर मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए वाला लग रहा है, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए अंक को हम लोग संख्या कहते हैं, उसके अलावा अंक को हम लोग यहां पर अगर बात करें गोद कहते हैं, और नाटक के एक वाहक को भी अंक कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी नहीं कह सकते साथियों अंक को, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों बीजक किसकी रचना है आपसे पूछी जा रही है, तो ये तो कबीरदास की रचना है बीजक। अगला देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो क्या कहा था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर हम बात करते हैं साथियों बीजवपन, क्या साथियों, या बीजवपन काल कह लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। अगला सवाल संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक संज्ञा नहीं होती, भाववाचक संज्ञा होती है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका अगर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक आपसे पूछा जा रहा है। अपनी बहन को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर साथियों कर्म आ जाएगा, को के लिए कर्म आता है। अगला देखिए अभ्यास का विशेषण रूप साथियों क्या होगा? तो अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा साथियों? अभ्यासी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो दाता को तो दात्री कहते हैं। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साथियों अब आपके सामने यहां पर पॉलिटी के, संविधान के, है ना, करंट अफेयर के, यूपी करंट अफेयर के, जीके जीएस के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। 40 सवाल हम लोग देखेंगे। 40 सवाल में चेक करिएगा कितने आपके सवाल सही रहते हैं, और यहां से कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए राज्यसभा के पहले सभापति के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राज्यसभा के पहले सभापति होते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 154 की बात चल रही है। अनुच्छेद 154 के द्वारा ही राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश साथियों कौन थी? तो कौन थी साथियों? एम फातिमा बीबी ही भारत के उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? देखिए तहसील स्तरीय पंचायत, ग्राम स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत, ये 3 तो शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला शामिल नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में लगाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिला के इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। अगला देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों 6 वर्ष का होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो अमावस्या। क्या चंद्रमा की अमावस्या में साथियों चंद्रमा अदृश्य होता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये आपसे यहां पर पूछी जा रही है साथियों। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? मैं कहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थी। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर शब्द की अगर हम बात करें तो ये तो साथियों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में साथियों उल्लेखित किया? तो यह काम किसके द्वारा किया गया? यह काम कौटिल्य के द्वारा किया गया। तो कौटिल्य आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो मैं कहूंगा धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।
होगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा यहां पर जा रहा है कि क्या पूर्वी भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है या उत्तर भारत में? मैं कहूंगा उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाई जाती है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत युद्ध साथियों ये 18 दिन तक चला था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तो कृष्णदेव राय की अगर बात करते हैं साथियों, ये तुलुव वंश के थे। तुलुव वंश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर कब सम्राट बना था? क्या 1552 में, 1560 में? नहीं, मैं कहूंगा 1556 में साथियों अकबर सम्राट बना था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपका जवाब साथियों मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। यानी कि आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम, मैं कहूंगा साथियों मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को बनवाया था। तो यहां पर अगर बात करते कहां अटाला मस्जिद को बनवाया था? जौनपुर में बनवाया था साथियों। शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। उसके बाद देखिए सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो कोलकाता है, यहां पर एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो मैं कहूंगा 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 1858 की, तो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई साथियों ये 1858 में युद्ध में शहीद हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में साथियों इन्होंने की थी। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार की अगर हम बात करें तो ये साथियों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों चूनामय चट्टान कहा जाता है। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को चूनामय चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो कौन सुरक्षित रखता है साथियों? ओजोन परत सुरक्षित रखती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो ये किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो की अगर हम बात करते हैं तो साथियों क्या ये तंजानिया में है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब ये तंजानिया में ही है। उसके बाद देखिए येन कहां की मुद्रा है? तो येन कहां की मुद्रा है? मालदीव की नहीं है साथियों, ये जापान की मुद्रा है येन। उसके बाद देखिए चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, ये किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। ईरान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए उत्तराखंड जुड़ा है, पश्चिम बंगाल जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, लेकिन झारखंड नहीं जुड़ा है। अगला देखिए भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से यहां पर, तो टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ अधूरापन है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि गुरु शिखर है ना, क्या ये हिमाचल प्रदेश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? मैं कहूँ हिमाचल प्रदेश का तो नहीं है, लेकिन राजस्थान का है। यानी कि गुरु शिखर राजस्थान के अर्बुदा पर्वतों का शिखर का उच्चतम बिंदु है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने? अभी हाल फिलहाल में साथियों रूस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका जवाब यहां पर साथियों नीदरलैंड के साथ जाएगा। यानी कि भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको कहां का प्रधानमंत्री? मैं कहूंगा बारबाडोस का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? मियां अमोर मोटली को ही बनाया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह कहां पर स्थापित किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, राइट आंसर आपका भी होगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन साथियों कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मैं कहूंगा उदय कोटक बने हैं, राइट आंसर आपका भी होगा। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूं किसी और देश ने नहीं, अपने देश भारत ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित देश का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य साथियों कौन सा बना है? तो कौन बना है साथियों? अपना उत्तर प्रदेश ही दूध उत्पादक राज्य बना है सबसे बड़ा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जो किया है वो कहां पर किया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साथियों किया है। अगला देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहां पर किया है? तो पता साथियों कहां पर किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, बलराम पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की दिशा में साथियों 9 किलोमीटर जाता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए साथियों बलराम अभी यहाँ कहीं पर है, तो बलराम 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है साथियों, 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला गया, कह रहे कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण की तरफ मुड़ता है साथियों और 9 किलोमीटर जाता है, यानी कि उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है। तो साथियों फिर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है, बताइए बलराम अपने प्रारंभ के स्थान से, यानी कि प्रारंभ के स्थान से यहाँ से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? देखिए अपने प्रारंभिक अभी वो यहाँ पर है, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं ये कौन सी दिशा होगी, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये कौन सी दिशा होगी, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरब होता है। तो दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब कहां पर लिखा हुआ है साथियों? यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी दूरी भी एक बार मुझे आप बता दीजिए कि इसकी दूरी कितनी हो सकती है। देखिए अब यहां पर एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये दूरी बताना है। अगर मैं कहूं साथियों ये टोटल दूरी कितनी होगी, तो 6 ये है, 6 ये है, यानी कि कुल मिला के ये 12 दूरी हो जाएगी। अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी साथियों 9 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपसे कर्ण पूछा जा रहा है ये, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आधार मान लेते हैं, उल्टा अगर करेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए आपको आधार का स्क्वायर 12 है, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 144 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं एल यानी कि लंब कितना है, तो यहाँ पर तो 144 आ जाएगा। लंब की अगर बात करें 9 यानी कि 81 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए कितना आता है? 25 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 225 आ जाएगा। के कर्ण का स्क्वायर 225 और ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण बराबर जो आएगा 15 आएगा। यानी कि इस टोटल लंबाई जो आएगी वो 15 की आएगी। तो 15 किलोमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ये डी वाला नहीं होगा साथियों, सी वाला आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रिया ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा, प्रिया कह रही है शिखा से, प्रिया कह रही है कि ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र। प्रिया के पिता के इकलौते पुत्र कौन होगा साथियों? भाई होगा, है ना, उसके भाई, यानी कि प्रिया के भाई की दादी। तो प्रिया के भाई की दादी कौन होंगी? प्रिया की भी दादी होंगी, ठीक है। तो शिखा का प्रिया से क्या संबंध है, यानी कि प्रिया क्या कहेगी शिखा को? तो क्या कहेगी साथियों? दादी कहेगी। तो दादी कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक यानी कि ARITHEMATIC को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, MATICEHATIRA। तो अलजेब्रा को साथियों इसमें से क्या लिखा जा सकता है? आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि यहां पर जो लेटर्स हैं वही लेटर्स साथियों यहां पर हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। देखिए थोड़ा सा बस किया गया है। यहां पर शुरुआत हो रही है MATI से, मैटिक से। अच्छा मैटिक ये लिखा हुआ, यानी कि अंत के 5 लेटर उठा के इन्होंने सबसे पहले लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए ई लिखा हुआ, एच लिखा, देखिए ये लिखा ई और एच, और उसके बाद TIRA। तो मैं कह सकता हूं अंत के कितने लेटर यहां पर उठाए गए थे? 5 उठाए गए थे। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अगर मान लीजिए 5 उठाएंगे क्योंकि इसमें लेटर कम है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या किया गया था, यहां से बीच से उठाए गए थे। तो अगर हम यहां से उठाएं EBRA, देखिए ई कहीं पर लिखा हुआ है तो नहीं उठाएंगे। तो अगर हम BRA उठाएं, BRA कहीं पर लिखा हुआ, BRA यहां पर लिखा हुआ है, और फिर EGLA लिखा हुआ, EGLA लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुंह करके साथियों बैठे हैं, ठीक है। तो 6 व्यक्ति की अगर बात करें, मान लीजिए साथियों ये 6 व्यक्ति आपके यहाँ पर हम बैठने की एक बार जगह बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 और 1 6, ये 6 लोग बैठ गए यहाँ पर। कहा जा रहा है कि B A के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो आप B को सबसे पहले कहीं पर बैठा लिया, मान लीजिए B को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। सॉरी अच्छा, A के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, B नहीं, सबसे पहले A को हम यहाँ पर हमें बैठाना चाहिए। खैर कहा गया है कि A के बाईं और ठीक बगल में B बैठा है, तो A को आप कहीं पर बैठा लो, A को यहाँ पर बैठा लो या यहाँ पर बैठा लो, यहाँ पर बैठा लो। तो A के ठीक है बाईं और बगल में B बैठा है, यानी कि A के ठीक बाईं और बगल में बैठा। अच्छा क्या कहा जाए, अच्छा विपरीत है, केंद्र की तरफ इनका मुंह नहीं है सातु, विपरीत तरफ इनका मुंह है। तो मैं कहूंगा फिर B यहाँ पर नहीं बैठेंगे, फिर B यहाँ पर बैठेंगे। सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, तो A का बायां इधर को होगा, है ना। आप कुछ भी कर लो, अगर बात करते हैं यहाँ पर कहीं पर बैठा दो, अंधाधुन कहीं पर बैठा दो। अगर बात करें, है ना, देखिए कहीं पर ए की बात करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर, या अरे यहाँ पर बैठा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करें ए के दाईं और ठीक बगल में एफ बैठा हुआ, ए के दाईं और ठीक बगल में एफ बैठा है, यानी कि एफ आपका यहाँ पर बैठेगा, यानी कि एफ और ई के ठीक बगल में डी बैठा है, एफ और ई। तो एफ और ई की अगर बात करते हैं, एफ और ई के ठीक बगल में डी बैठे हैं, यानी कि डी यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि ई डी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, डी के दाईं और ठीक बगल में ई बैठा हुआ है, बिल्कुल ई बैठा हुआ है। इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ए और सी कहाँ पर है, देखिए
अच्छा, तो सी जाहिर सी बात है यहाँ पर आएगा, तो ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, तो बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए आप कहीं पर बैठा दीजिए, ए यहाँ पर बैठा ला, आप एक काम करिए, ए को आप यहाँ पर बैठा कर देखिए, और फिर सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए, आंसर आपका एक ही आएगा, यानी कि ए और सी के बीच में बी ही आएगा। आप किसी एंगल से साथ ही सवाल कर लो। चलिए खैर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ये 3 है, 8 40 है, 12 4 है, कैसे ये हुआ है, 5 है, 15 20 है, 5 2 है, कैसे हुआ है। फिर आपको 16 6 और 9 2 को कैलकुलेट करके यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, लेटर आएगा, सॉरी नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पर बताना। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए इसको अगर हम जोड़ दें, यानी कि 40 और 8 कितना हो जाएगा, है ना, 8 40 कितना हो जाएगा, 7 48 हो जाएगा, और हम इसको भी जोड़ दें, है ना, इसको भी अगर जोड़ दें, 12 4 कितना हो जाएगा, 7 16 हो जाएगा। अगर हम इसकी गुणा करते हैं, यानी कि 16 की गुणा हम किससे करते हैं, 3, या भाग कर दीजिए, 16 एकम 16, 16 3 48, देखिए 3 आया है ना, और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार 15 और 20 कितना होता है साथियों, 30 और आपका 35, और ये 5 2 7 होता है, इसको अगर भाग करते हैं तो 7 5 35, 5 आएगा, 5 आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार साथियों अगर इसको जोड़िए साथियों, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 भाग करेंगे साथियों 2 आएगा, और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 कहीं ऑप्शन में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 10वां अक्षर, आप एक काम करिए लिख ही लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 10वें अक्षर के दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए फिर हम ए से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में हमने लिख दिया जेड वाई एक्स ओ, ठीक है ना, लिखा जाए तब बाएं से यानी कि इस तरफ से 10वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर होगा क्यू। 10वें अक्षर के दाएं नमा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा होगा नमा अक्षर, एल, ये क्या है जी एच, हाँ एच होगा, तो मैं कहूंगा एच आपका आंसर हो जाएगा। और एच कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। समझ में आया साथियों, ऐसे सवाल आएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, ठीक है, मान लेते हैं कथन में कही गई बात हम मानना चाहिए, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। अब धारणाओं को एक बार जरा देखिए, केवल उपन्यास ही पठनीय है, क्या उपन्यास ही पठनीय है और कुछ पठनीय नहीं है, ये गलत हो जाएगा, केवल यहां पर आ गया है इसलिए गलत हो जाएगा। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पसंद है, हो सकता है उनको और कुछ भी पढ़ना पसंद हो, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सी बात में कह दिया गया कि किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों, यानी कि पहला और दूसरी धारणा दोनों गलत हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। यानी कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव था उससे पहले अक्टूबर में भारी बारिश बहुत हुई, जिससे फसल को नुकसान हुआ। उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए, है ना, या सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। देखिए चुनाव से पहले हुए हैं, है ना, तो हो सकता हो सरकार बन गई हो, तो मेरा मानना तो यह है जो वर्तमान सरकार होगी उसको राहत पैकेज देना चाहिए साथियों, जो प्रभावित लोग हैं। तो ये वाला तो आपका साथियों पक्का सही है, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य विधानसभा के चुनाव से अच्छा पहले बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो पुरानी सरकार है उसको राहत पैकेज देना चाहिए, है ना, मुझे लगा बाद। अब यहां पर अगर बात करें, उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित तो नहीं किए जा सकते साथियों, चुनाव बारिश हुई है स्थगित थोड़ी ना करना पड़े, तो ये तब भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के यही आपका यहां पर सही होगा। उसके बाद देखिए साथियों, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में सभी 2 और 6 अंकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो नंबर सीरीज आप देख रहे हैं इसमें से 2 को हटा दिया जाए और 6 संख्या को हटा दिया जाए, और अंतिम 8 संख्याओं को पलट दिया जाए। अंतिम 8 संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको साथियों क्या कर दिया जाए, इनको एक तरीके से पलट दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेंगे अभी हम लोग। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो प्राप्त नई श्रृंखला में कौन सा अंक दाएं छोर से 11वें अंक के दाएं 7वां साथियों होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 2 और 6 को हमें हटाना है, यानी कि इसको हमें नहीं काउंट करना है, फिर 2 6 इसको नहीं करना है, और फिर 2 6 और कहां पर है, 6 ये आ गया, और कहां पर देखिए ध्यान से बहुत, 2 ये आ गया, है ना, 6 ये आ गया, इसको नहीं लेना है, 2 ये आ गया, 2 और 6 की लड़ाई है साथ, 2 और 6 आपको यहां पर नहीं रखना है। अब आपके देखिए, अब अगर बात करें और क्या कहा गया, अंतिम 8 संख्याओं को पलट दिया जाए, यानी कि इसको है ना, कितने हो गए 3, और आपके एक तरीके से अगर बात करें 4 5 6 7 और 8, है ना, 8 संख्याओं को पलट देंगे, यहां से पलट देंगे। तो पहले लिख लीजिए साथियों, जो नई श्रृंखला आपकी बनी है वो क्या बनी है, ये मैं आपको यहां पर साथियों बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए
5 8 3, तो सातों क्या बनेगी अगर बात करें 5 8 3 बनेगी, फिर 7 3 9 बनेगी, 7 3 9 और फिर 5, उसके बाद 4 3 4 3, फिर 871 है, 871 हो गया, फिर क्या है साथियों 871 हो गया, 3 हो गया, 2 नहीं लिखना है, 5 हो गया, उसके बाद साथियों 7 लिखना है ना, 7 लिखना है। अब क्या, अब अंतिम 8 नंबर्स को पलटना भी तो है साथियों। तो अब किससे हम लोग शुरुआत कर देंगे, देखिए 8 से करेंगे क्योंकि ये तो हट ही चुकी है, 8 7 4, तो 8 7 और 4 आ जाएगा, 8 7 4 ये भी हट चुका है, 5 7 8, 5 और 7 और 8, 5 7 8 आ गया और 4 आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया और फिर सातों क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस नई श्रृंखला में कौन सा अंक दाएं छोर से 11वां है, तो दाएं छोर से 11वां अंक सातों आप सबसे पहले मुझे बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां कौन सा हो जाएगा सातों, तीसरा हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। दाएं, अब क्या कहा जा रहा है कि 11वें अंक के दाएं सातवां कौन सा है, तो 11वें अंक के दाएं सातवां कौन सा है, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा है साथियों, तो 7 ही है, तो कुल मिला के दाएं सातवां अंक कौन सा होगा, 7 होगा, और 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि कागज का प्रभार 55 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। ये साथियों मीटर स्क्वायर है। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है तो 8 मीटर कोर वाले घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा साथियों वो क्या लगेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर साथियों सूत्र लगेगा। देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगेगा, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, 6a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों ए कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 8 और स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 8 8 2 64 हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट कराओगे साथियों 64 की गुणा 6 से कराओगे तो देख लेते हैं यहाँ पर कराकर, 6 चौका आपका 24 हो जाएगा, 6 चंग 36 38 हो जाएगा, यानी कि इसका जो निकलेगा वो 384 मीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 384 मीटर स्क्वायर निकला। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर एक बात कही गई थी कहने के साथियों अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है, अच्छा टोटल क्षेत्रफल कितना आया है, 384 मीटर स्क्वायर आया है, लेकिन कहने के अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है तो मैं कह सकता हूँ साथियों इसमें आपका 2 को कवर हो रहे हैं, है ना, यानी कि 384 की अगर भाग हम 192 से कराएंगे तो दूना ही तो आएगा 2, ये इसका डबल है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 1 किलोग्राम का खर्च कितना है साथियों, 55 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम का खर्च कितना होगा, 110 एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो 8 मीटर कोर वाले घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा साथियों, 110 रुपए का खर्च आएगा, और 110 रुपए कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल चलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 840 में 17 गेंदों, साथियों तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी, है ना, लेकिन आपके एग्जाम का अंतिम समय है इसलिए बस मैं जैसे तैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। 800 और वीडियो का एंड है तो थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ने लगी है, खांसी है और आवाज़ सही से साथियों प्रॉपर निकल नहीं पा रही है। लेकिन कंटेंट की अगर बात करें या क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में साथियों कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ की खाली दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मान लेते साथियों एक गेंद का एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, मान लेते साथियों x है, क्या एक गेंद का क्रय मूल्य साथियों कितना है, x है। यहां पर कहा गया है कि 17 गेंदों को बेचने पर तो 17 गेंदों की अगर बात करें, 17 गेंदों को बेचने पर, है ना कितना हो जाएगा, 17 गेंदों को बेचने पर अगर एक गेंद को x रुपए में बेचा जा रहा है तो 17 गेंदों को खरीदा भी गया होगा। जब एक गेंद को जो खरीदा गया मूल्य है वो x है, तो 17 गेंदों को जो खरीदा गया होगा वो 17 x रुपए में खरीदा गया होगा, तो ये क्या होगा सातु, ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन कह रहे 840 में 17 गेंदों को बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है सातु, विक्रय मूल्य 840 है, और नुकसान कितने का होता है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अगर बात करें लॉस कितना होता है सातु, 5x के बराबर लॉस होता है। तो यहाँ पर एक सीधी चीज निकलेगी साथियों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर लॉस। तो सातु क्रय मूल्य कितना है, 17x है, विक्रय मूल्य कितना है, 840 है, ये 840 है, और बराबर नुकसान कितना होता है, 5x का नुकसान होता है। अब ये 17x बराबर के उधर, 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 12x बराबर 840, इसको कट कर लीजिए, 12 सत्ते 84, यानी कि x बराबर सातु कितना आ जाएगा, 70 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा एक गेंद का क्रय मूल्य हमने x माना था और x का मान कितना आया है, 70 आया है, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 70 होगा, और 70 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा।
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 है। एक आयत मान लेते सातु, अगर इसकी लंबाई 8 है तो इसकी चौड़ाई 3 होगी। कह रहे कि इसका परिमाप 132 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सातु, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन अभी तो सातु इसको हम अनुपात में दे रखा है ना, ये अनुपात में है, 8x 3x है, तो इसको अगर गुणा करा दोगे तो थोड़ी ना भी निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब पता क्या होता है सातु, यहाँ से चलकर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब का योग होता है। तो मैं कहूँगा अगर 8x ये है तो 8x ये भी होगा, 3x ये है तो 3x ये भी होगा। और अगर इन सबको जोड़ दोगे 3x + 8x + 3x + 8x, तो ये आपका परिमाप आएगा, और परिमाप 132 दे रखा है। तो 8 8 16, 16 और 6 कितना होता है साथियों आपका 22 होता है, ठीक है ना। हाँ 22 हो जाएगा। चलिए, तो 22x की वैल्यू यहाँ पर सातों कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है। तो 22x की वैल्यू की अगर बात करें 132 आ जाएगा, ठीक है। 22x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी सातों, 132 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132/22 आ जाएगी। 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 2 से कट करोगे 6 आ जाएगी, यानी कि x बराबर आपका 6 आएगा। तो अब हम सातों इसकी लंबाई बता सकते हैं, इसकी चौड़ाई बता सकते हैं। 8x इसकी लंबाई है और x का मान 6 है, यानी कि 6 अट्ठे कितना हो जाएगा सातों 42, और 3 छंग कितना हो जाएगा 18। तो कुल मिला के लंबाई 42 है, 18 चौड़ाई है। तो इसको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी कि 42 की गुणा 18 से आपको करानी है। 8 दूना 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, है ना। और 32 और एक आपका 33 हो गया, यहाँ पर 42 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। तो 756 सातों मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एक बार देखिए जरा। अच्छा 48 आएगा भाई साहब, 6 अट्ठे 48 होता है ना, तो 42 मैंने क्यों लिख दिया। तो कुल मिला के 48 की गुणा आपको 18 से करानी होगी। 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 और आपका ये 38 हो गया, और यहाँ पर 48 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 16 आ गया, और ये आपका 864 आएगा। 864 कहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहने के एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, 4 माता पिता हैं और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत 70 वर्ष है, माता पिता की आयु 40 वर्ष है। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष होगी, और पोते की आयु जो है वो 12 वर्ष होगी। तो परिवार की औसत आयु आपको बताना है। तो पूरे परिवार की औसत आयु आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। मैं कहूँगा औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल योग आयु का, है ना। कुल योग किसका, आयु का, कुल योग आयु का। और टोटल कितने लोग हैं, है ना। टोटल अगर बात करते हैं साथ, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या लिख दें साथियों, ये सिर्फ संख्या लिख दे रहे हैं, सदस्यों की संख्या ये आपका होता है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, 2 दादा दादी हैं और दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है। तो मैं कहूँगा 70 दूना कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। ये 140 टोटल दादा दादी की उम्र का योग है। 4 माता पिता हैं और माता पिता की आयु, औसत आयु कितनी है साथियों, 40 वर्ष है। तो 40 गुणा 4, 4 माता पिता हैं तो 160, ये माता पिता की आयु का योग है। 6 नाती पोते हैं और नाती पोतों की आयु का जो औसत आयु है वो 12 है। तो 12 छंग कितना हो जाएगा साथियों आपका, 12 छंग आपका 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आयु का योग तो हम निकाल सकते हैं, 140 प्लस 160 प्लस आपका 72 और बटे, अब टोटल लोग कितने ये देखिए, 2 दादा दादी, 4 माता पिता, 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए साथियों। और कौन थे, 6 नाती पोती, यानी कि 6 6 12 टोटल हो गए। तो 12 से इसकी भाग कर देंगे। अब इसको टोटल कर लीजिए साथियों, है ना। 6 4 आपका 10 हो जाएगा। सॉरी, कोई दिक्कत होगी, एक सेकंड रुकिए ज़रा। यानी कि आपको टोटल करना है 140, 160 और 72 का। तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 7 और 6 कितना आ जाएगा, 13, 13 14 15 16 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, तो कुल मिला के 3 आ जाएगा, यानी कि 372/12 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कराइए, 12 कितना हो जाएगा, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा। 31 वर्ष इनकी औसत आयु आएगी, और 31 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई इनकी औसत आयु। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम सवाल साथ तो आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, यानी कि P का मूल्य 200 है, Q का मूल्य 300 रुपए है, R वस्तु जो है ना इसका मूल्य 400 रुपए है। सुरेश 2000 रुपए को 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, यानी कि उसके पास 2000 कुल मिला के रुपए होंगे, और फिर इनको जो खरीदता है वो इस अनुपात में खरीदता है। तो उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, देखिए सुरेश 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक वस्तु खरीदता है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले एक खरीदता है वस्तु 200 वाली, तो कुल मिला के 200 रुपए बैठेंगे। 2 वस्तुएं खरीदता है 300 वाली, तो कुल मिला के साथ 600 रुपए बैठेंगे। 3 के अनुपात में 400 वाली वस्तु खरीदता है, यानी कि 3 गुणा 400 कितनी हो जाएंगी टोटल वस्तुएं, 1200 रुपए की वस्तुएं हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इनका योग भी 2000 रुपए आ रहा है, तो बिल्कुल बात इसने सही कही थी कि सुरेश 2000 रुपए में ये तीनों चीजें खरीदता है। तो कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है तो उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, देखिए
ये यानी कि 300 वाली उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी, तो 2 वस्तुएं खरीदी। बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।